गिरफ्तारी पर रोक लगाना चाहिए। अगर इस तरह की बात जब हम करेंगे तभी हमको लगता है कि कोई बात होगी, और इस एक्ट पर हमको लगता है कि एक बार फिर से इसके खिलाफ बोलने का, इसको खत्म करने का एक अवसर है, और हमको लगता है कि जो पॉलिटिकल माहौल बना है इसमें इस बात को उठाया जाना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया मेहता, आप तमाम लोग जो यहाँ आए हुए हैं। शायद अगले 15 मिनट में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उसके 3 पहलू हैं। जो घटना घट रही है उससे आप परिचित हैं। जो घटना घट रही है, दरभंगा की घटना बिहार के परिप्रेक्ष्य में एकदम नहीं है, लेकिन एक घटना से 3-4 दिन पहले ज्यादा चर्चा में आई है। बिहार से उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन वो चर्चा में आई है। वो साहब रिटायर्ड कर्नल हैं, नसीरुद्दीन शाह के वो भतीजा है। जमीरुद्दीन शाह वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो साहबजादे हैं। उनके साथ घटना ये घटी कि स्पाइस जेट जो जहाज है, उस स्पाइस जेट जहाज पे कुछ बैगेज के सिलसिले में डिस्प्यूट हुआ। उस डिस्प्यूट को उन्होंने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करना चाहा, तो जो उसको हैंडल कर रहा था आदमी स्पाइस जेट का, उसने कहा कि तुम्हारा नाम ही इसके लिए काफी है कि तुमको सस्पेक्ट किया जाए। और फिर उसके बाद से ये बात है कि नेशनल डिबेट की बात बनी हुई है, आप इस बात को जानते हैं। तो मैं असल में मदन की उस बात को ज्यादा स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ, और फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा कि प्रॉब्लम यह है कि परसेप्शन पे कानून बनाए जा रहे हैं, और इशू ये है कि परसेप्शन चेंज किया जा रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम है। इनके परसेप्शन पे कानून बनाया जा रहा है और परसेप्शन चेंज किया जा रहा है, ये असल प्रॉब्लम है। मदन बात कर रहे थे अब्दुल समी जाफरी साहब के घटना की। उनको ये याद है या नहीं याद है कि हम लोग उस वक्त बात कर रहे थे कि समी जाफरी साहब की हिस्ट्री जो है वो तो फ्रीडम मूवमेंट, काला पानी, ये सारे कम उनके साथ हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। नैरो लेन में रहना, वहां पे उनके अकीदतमंदों का रहना, तो पुलिस आई तो उसको बचा लिया गया। लेकिन एक इंडिविजुअल को जब पकड़ा जाएगा, कफील का ब्रीफ कौन यहाँ पे इस हाउस में लेगा? कफील एक इंडिविजुअल लड़का है, कतील एक इंडिविजुअल लड़का है, इसका ब्रीफ कौन लेगा? इनका उसका एंटीसीडेंट किसको मालूम है? हम लोगों ने उस वक्त ये बात कही थी कि ये जो ह्यूमन राइट डिफेंडर अगर हम लोग हैं, उसके लिए तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि एक इंडिविजुअल को अगर पकड़ लिया जाए परसेप्शन की बुनियाद पे, तो उसकी लड़ाई कैसे हो? आप उसके फर्क को थोड़ा सा महसूस कीजिए। फर्क ये है कि केडी जिन घटनाओं के बारे में कह रहे थे, या फिर और भी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में तो आपको कुछ चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। जमीन है, उसका झगड़ा हो रहा है अधिग्रहण का, आपको ये दिखाई दे रहा है कि किसी वजह से पुलिस हिरासत में गए हैं और उस पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जा रही है। लेकिन ये जो मामला है टेररिज्म के नाम पे गिरफ्तारी, ये तो कैसा जब वो कोई चीज अपरेंट में वजह ही नहीं आपको समझ में आएगी कि आप करेंगे क्या, उसको आप लड़ेंगे क्या, चीजें वहां रिकॉर्ड भी नहीं की जाएंगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके सिलसिले में हमको सोचना पड़ेगा। देखिए, एक घटना को हम आपके सामने और लाते हैं, उससे शायद मेरी बात क्लियर होगी। एक दूसरी चीज बिहार में चली थी, वो बिहार में ये चला था कि साहब जो हमारे बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर एरियाज है हमारे, वहां पे मदरसे खुल रहे हैं और वो आतंकवादियों के अड्डे हैं। इनकी एक बहुत ही मजबूत किस्म से ये बात जो है बिहार में आई थी और उत्तर प्रदेश में आई थी कि जो बॉर्डर है वहां पे मदरसे बहुत खुल रहे हैं और वो मदरसे क्या है? आतंकवादियों के अड्डे हैं। और उसमें से एक मदरसे को, अब प्रॉब्लम ये कि जब आप ऐसा जेनरिक स्टेटमेंट देते हैं तो हम लोग के सामने ये प्रॉब्लम था कि बॉर्डर में हम लोग घूम के एक मदरसे को लिस्ट करें क्या, उसको कैसे, इनके हाउ टू काउंटर इट,
اس کو काउंटर कैसे कीजिएगा जब ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। उस वक्त अच्छाई ये हुई कि बहुत ही डिटेल के साथ एक मदरसा चंपारण में चंदन बारा मदरसा, ढाका उसका ये है, और उस पे जो मदरसा है वो चंदन बारा, यहाँ के तमाम अखबारों में जो बात आती रही कि चंदन बारा मदरसा में बहुत पैसे आए हैं, वहाँ तहखाना बना हुआ है, उस तहखाने के अंदर AK-57 है, उस मदरसे के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोगों को बड़ी सहूलत हुई कि चलिए एक स्पॉट तो मिला जिसको हम लोग प्रोव कर सकते हैं। अब जनरल स्टेटमेंट देंगे तो उसको कैसे प्रोव किया जाएगा, लेकिन हम लोगों को इसमें बहुत ही एक इत्मीनान की बात थी कि चलिए इसको प्रोव करके देखा जाए कि चंदन बारा मदरसे का मामला क्या है। तो यहाँ जो रिप्यूटेड सिटीजन हो सकते थे, डॉक्टर रजी अहमद, डॉक्टर BD प्रसाद, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, JNU के मदन, हम इस तरह के लोग उसके विजिट पे गए और अनअनाउंस्ड उनके यहाँ पहुंचे। वो रिपोर्ट बहुत चर्चित है, मेरे ख्याल से नेशनल और उसके बाद जनसत्ता ने 2 पेज पे हमारी रिपोर्ट को फुल फ्लेज छापा था। उसके साथ आपको सहूलत ये है कि आप जाके मालूम कर सकते हैं कि ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, आप ये मालूम कर सकते हैं कि उसका बैलेंस शीट क्या है, आप उसका मालूम कर सकते हैं कि उसका जो है अकाउंट ऑडिट होता है या नहीं होता है, आप ये मालूम कर सकते हैं कि उसके पास FCRA है या नहीं है। ये सारी चीजें आप मालूम कर सकते हैं, आप चीजों को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जब हम लोगों ने उस पर यह किया तो मालूम यह हुआ कि साहब वहां जो बातें भी कही जा रही थी वो एकदम फेक थी। यानी कि मैं उस पर आपका वक्त सर्व नहीं करूंगा, आप में से किसी की दिलचस्पी हो तो चंदन बारा पे जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आप हासिल कर लीजिएगा, उससे आपको मालूम हो जाएगा ये क्या है। दैट वाज टोटली फेक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हम आकर के पत्रकारों में भी बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग होते हैं जिनसे हम बड़ी उम्मीद लगाए रहते हैं, उस जमाने में जिस अखबार में ये चर्चा बहुत हो रही थी उस पे प्रोग्रेसिव मित्र ही उसके रेसिडेंट एडिटर थे। हम तमाम लोग वहां गए और उन्होंने कहा कि सब हमारे पत्रकार को तो वहां एंट्री नहीं होने दिया, वो बेचारा 4 दिन तक कोशिश करता रहा, उसके अंदर वो इन नहीं कर सका और आप लोग 4 घंटे में रिपोर्ट लेकर के आ गए। मैं जो बात आपसे कहनी चाह रहा हूँ वो बात ये कहनी चाह रहा हूँ कि हम लड़ किस चीज में रहे हैं। टेररिज्म के नाम पे हम जिस चीज पे लड़ रहे हैं उस पे एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फैक्ट आप कैसे जुटाइएगा। इनकी एक कतील का नाम आप कह दीजिए, मैं नहीं जानता हूँ कतील का बैकग्राउंड क्या है, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आप कफील ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, फसीह का नाम ले लीजिए, जिस नाम को भी ले लीजिए, उस इंडिविजुअल का मैं पटना में बैठ करके बैकग्राउंड नहीं जानता हूँ। ये लड़का जो अंजार है इसके बारे में मुझे ये मालूम ये हुआ, इनके फॉर्बिस्टन की घटना है कि वहां तो ये भी तुमको टेररिस्ट के नाम पे फंसा देंगे। तो मतलब ये कि अब आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू। बल्कि जब मामला इसका है कि हार्ड फैक्ट आपके लिए जुटाना प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ह्यूमन राइट के लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम है कि इसको लड़ेंगे कैसे। एक रास्ता ये है कि अगर 1-2 घटनाएं हो रही हैं तो एबरेशन समझ करके आदमी समझे कि साहब एक स्टेट में रह रहे हैं तो एक एबरेशन हो जा रहा है। इसको आप क्या करेंगे कि सब एक इलाका जिनके मालूम कि नहीं दरभंगा आतंकवादियों का गढ़ है, क्या करेंगे आप। यानी कि हमारा जो इंटरवेंशन का मामला होता है वो इंटरवेंशन का जो हमारा कंसर्न है वो कंसर्न ह्यूमन राइट के कंसर्न से थोड़ा बढ़ करके हो जाता है कि आप पूरे इलाके को और वहां की कम्युनिटी की आप प्रोफाइलिंग कर देते हैं और ये प्रोफाइलिंग का मामला ये होता है कि उसको डे टू डे उसको मीट करना पड़ता है।
डे टू डे उसको मीट करना पड़ता है। अभी हमारे साथी आए हुए थे आउटलुक से, पाणिनी आए हुए थे यहाँ पे स्टोरी करने के लिए, पाणिनी ने वो स्टोरी भी अभी की है। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि प्रॉब्लम ये है कि 85 से पहले का जो परसेप्शन था और 85 के बाद का जो परसेप्शन है, टेररिज्म से और टेररिज्म के नाम पे जो लोग पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे परसेप्शन की लड़ाई है। इनके मुझे यानी कि ये जुमला तो आप बहुत ही आसानी से जानते होंगे, आपके इल्म में ये बात बहुत आसानी से होगी। कहा कि साहब सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते हैं, सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट मुसलमान हैं। इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। इनकी ये जब बात आने लगेगी तो आपका परसेप्शन, आपको मालूम नहीं, यानी कि नरेंद्र मोदी का फासिस्ट चेहरा उस दिन मुझे दिखाई दिया था जब बिग फाइट में एक तरफ रफीक जकरिया थे। अगर आप लोगों को रफीक जकरिया की हिस्ट्री मालूम हो तो रफीक जकरिया का नाम आपको लेना पड़ेगा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में। अगर कुछ आप लिस्ट बनाइएगा कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है, वो फैमिली और नाम आपको लेना पड़ेगा, तो रफीक जकरिया का नाम लेना पड़ेगा। और बिग फाइट में इधर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, उस वक्त वो भाजपा के वहां पे प्रभारी थे दिल्ली में। और रफीक जकरिया ने ये कहा कि क्या अब हमको ये साबित करना पड़ेगा कि हम नेशनलिस्ट हैं। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था कहा ये आपको साबित करना पड़ेगा। तो ये जो परसेप्शन का मामला है, इनकी ये एकदम 85 से पहले ये चीज आपको फेस नहीं करना पड़ता था। 85 से पहले ये चीज आपको फेस नहीं करना पड़ता था कि सब एक कम्युनिटी को इस तरीके से पहचान कर दिया जाए। वो तो भला कीजिए कि साध्वी प्रज्ञा किसी तरीके से पकड़ा गई। तब कहा जाने लगा कि नहीं, हर रिलीजन में जो है टेररिस्ट हो सकता है। तो ये तो इत्तेफाक का मामला है ना, ये इत्तेफाक का मामला है कि एक परसेप्शन बनता है और एक परसेप्शन जो टूटता है वो हमारी कोशिशों से नहीं टूटता है, किसी खास घटना की वजह से वो टूट जाता है, किसी खास घटना की वजह से वो टूट जाता है। मैं आपसे जो बात कहनी चाह रहा हूँ आखिर में, इसलिए कि मेहताब रुथलेसली आकर के फिर एक पुर्जा पढ़ा देंगे कि आपका समय हो गया है, तो मैं उसको कंक्लूड करते हुए ये बात कहूँ कि प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार इसके सिलसिले में हम ये परसेप्शन का मामला है, बहुत बड़ा परसेप्शन का मामला है। हम नहीं जानते हैं इंडिविजुअल को, हम इंडिविजुअल को नहीं जानते हैं, तो हम इसकी लड़ाई के सिलसिले में जो इसको जो फाइट आउट करना है, इसके सिलसिले में क्या तरीका इख्तियार करें। ट्रायल एंड एरर चल रहा है। देखिए, एक मामला हुआ बटला हाउस में, तो बटला हाउस घटना जो है आप जानते हैं क्या है, एकदम इनकाउंटर का मामला है, एक इनकाउंटर का मामला है। लेकिन आप बटला हाउस इनकाउंटर की लड़ाई तो हम हार चुके थे। बटला हाउस इनकाउंटर कोई हमारे विक्ट्री में शामिल नहीं है। उसके साथ हुआ क्या कि आजमगढ़ से प्रोटेस्ट है ना, यानी कि एक पूरी ट्रेन लेकर के लोग चले जा रहे हैं, फला ये कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कम्युनिटी लेवल पे इसका जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट का नॉर्मल नेचर जो है वो पॉलिटिकल हंगामा मचा देना जो है होता है, उसके बाद से कोई मामला आगे बन नहीं पाता है। आपको ये मालूम है ना, मैं इनके ऐसे ही आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इनके दो कंपैरिजन आप कर दीजिए। एक कंपैरिजन ये है कि यहाँ लिब्रहन कमीशन बना था, लिब्रहन कमीशन बना था बाबरी मस्जिद डेमोलेशन को मालूम करने के लिए। आपको मालूम है कि लिब्रहन कमीशन में डिपोजिशन करने के लिए कोई एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं गई थी, कोई एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिपोज करने के लिए नहीं गई थी। उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। यहां तक के जस्टिस लिब्रहन ने अपने रिपोर्ट में इसको नोट किया है और शहाबुद्दीन साहब का तो नाम ले लिया है कि उन शहाबुद्दीन साहब नहीं आए,
उस पूरी लिस्ट में 117 आदमी की जो लिस्ट है वहां पे विटनेस में, तो आपको 4-5 मुसलमान नजर आएंगे, जिसमें कोई फोटोग्राफर है किसी अखबार का, सीमा मुस्तफा किसी अखबार की जर्नलिस्ट है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए ये जो मामला है वो एकदम नए किस्म का मामला है। टेररिज्म के नाम पे लोगों की गिरफ्तारी, अभी इस पे हमारा एक्सपर्टाइज नहीं है। इसमें जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत ये है कि बहुत ही सस्टेन्ड तरीके से वो हम्बल क्यों ना हो, सस्टेन्ड तरीके से चीजों को एस्टेब्लिश कराने का मामला है। अगर आप सस्टेन्ड तरीके से चीजों को एस्टेब्लिश नहीं कराएंगे तो बड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा। मैंने लिब्रहन कमीशन की बात आपसे कही है, और उसी के साथ साथ मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अभी महेंद्र जिस केस के बारे में कह रहे हैं कि ठीक है, फॉरबिसगंज का जो मामला है, फॉरबिसगंज का मामला, उधर 10 वकील लगे रहे, पूरा अमला लगा रहे, लेकिन इधर से हर एक के लिए जो है रोजाना हमारे तरफ से भी लोग वहां पे मौजूद है, और वहां पे उनको फ्री रन नहीं है, चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अभी तक टेररिज्म के नाम पे जो लड़ाई है वो तो इंडिविजुअल की लड़ाई है, किसी फैमिली पे है तो उसको झेलना पड़ेगा, और वो कहां तक झेले, उसका रिसोर्स कहां तक हो। अगर कम्युनिटी उठ रही है तो कम्युनिटी को लगता है कि प्रोटेस्ट कर डालो, तो प्रोटेस्ट करके उसको इत्मीनान हो जाता है और अखबार में चीजें छप जाती है। अगर इसके सिलसिले में आपको कोई ये करना है तो सस्टेन्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑन लीगल बेसिस, ऑन रिपोर्ट बेसिस आपको करना पड़ेगा, तब टेररिज्म के सिलसिले में हम लोग ये कर सकेंगे। आखिरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि कम्युनिटी जरूर ही प्रोटेस्ट करे, लेकिन ये बात जरूरी है कि इसको ब्रॉडर सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रेम में, अगर टेररिज्म के स्ट्रगल को के नाम पे लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, अगर उस पे ये तैयारी हमारी नहीं हो सकेगी तो एक कम्युनिटी टेररिज्म के नाम पे जो भी लड़ाई लड़ेगी उसका मुकद्दर हार ही है, उसका मुकद्दर जीत नहीं है। शुक्रिया साहब। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा कौमी तंजीम अखबार के एडिटर अजमल फरीद साहब से कि वो आएँ और इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएं और इसका क्या लाहे अमल हो सकता है इससे बाहर निकलने के लिए, उस पर भी बातें रखें। अजमल फरीद साहब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है उस पर लगातार लिखते रहे हैं, उस पर लगातार सोचते रहे हैं, तो इस वजह से भी हमने आज उनको यहाँ दावत दी है और अच्छी तरह से समझते हैं, उनका अखबार भी लगातार इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा जमीन पर आपने इस किस्म का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि इस किस्म के मुज़ाकरात बराबर होते रहे हैं, लोग बैठते रहे हैं, बातें होती रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए था वो रिजल्ट्स, जैसे कि अभी अरशद अजमल भाई हमारा कह रहे थे कि नाकामयाबी ही हमारा मुकद्दर होगी, क्योंकि एक अलग सिमत में मुल्क चल पड़ा है। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। अब टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं तो पता नहीं क्या बात है, आज के दौर में बैनुल अक़वामी सतह पर टेररिज्म को मुसलमान के नाम से या मुस्लिम के नाम से एसोसिएट्स कर दिया गया है। यानी टेररिज्म है, अगर कहीं हो रही है दहशतगर्दी तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान। मैसेज सब इस तरह के पास ऑन किए गए। मीडिया का जो रोल होना चाहिए, बदकिस्मती से हम भी एक मीडिया के या खुशकिस्मती से हम भी मीडिया के रुकन हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या टीवी चैनल्स की बात करें, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
गिरफ्तारियां होती हैं दहशतगर्दी के नाम पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रुझान है, ब्रेकिंग न्यूज, फसी महमूद गिरफ्तार, कतील सिद्दीकी गिरफ्तार, ये ब्रेकिंग न्यूज चलता है। यानी दिन भर चैनल पर ऐसा प्रोग्राम आता रहता है कि फलाना गिरफ्तार, नाम के साथ, आइडेंटिफिकेशन के साथ। अब ये चीज अगर आप 10 दफा खोलिए, टीवी खोलिए, सीधी सी बात आ रही है भाई जहन में, बच्चे देख रहे हैं, घर पर सब लोग देख रहे हैं टीवी। हमारा मुल्क कसरत में वहदत वाला है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे मुल्क की मिसाल रही है। लेकिन इस तरह से प्रोजेक्शन किया जाता है गिरफ्तारी का कि वाकई अब देख करके लगता है कि चली। अलावा इसके अगर बाद में कोई रिहा होता है तो उस रिहाई की खबर, बेकसूर कितने केसेस हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के नाम पर ऐसे हुए हैं जिसमें काफी मुसलमान बेकसूर भी साबित हुए और हो रहे हैं, बेकसूर साबित हो रहे हैं, लेकिन उनकी बेकसूरी जो है उसका ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि खुफिया एजेंसी या खुफिया विभाग शर्मसार एक हिंदुस्तानी शहरी को